प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ राह। क्या मतलब है इस पाठ का? इस पाठ का मतलब है कि अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यानी कि यदि आपने कुछ चाह लिया, यदि आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया, एक बार सोच लिया, तो आप कर सकते हैं। यदि एक बार आपने चाह लिया कि मुझे यह करना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, आप ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो यही मतलब है यहाँ पे, जहाँ चाह वहाँ राह। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ एक अपंग लड़की, जिसका अंग देख रहे हैं ना, हाथ खराब है और पैरों से वो ड्राइंग कर रही है। ठीक है, यानी कि चित्र बना रही है, तो उससे आधारित ये पाठ हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं और पढ़ के पहले समझते हैं कि क्या है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है यह कढ़ाई के नमूने। यानी कि मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें ईला नाम की एक लड़की ने बहुत तरह के डिज़ाइन बनाए थे। ठीक है, उसी पे बात हो रही है यहाँ पे। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी अयो रे। कच्चे नींद की निम्बोरी, सावन जल्दी अयो रे। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कवि कह रहा है? कवि तो हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे रचनाकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो रचनाकार है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पंक्ति में क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो लड़की है ईला, वो 26 साल की है और गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका जो बचपन है ना, वो अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। तो उस गांव के बारे में बताया जा रहा है कि जैसी शाम होती थी तो मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते और मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, मतलब लाइन बनाते। ठीक है, लाइन बनाते, उसके बाद कोई एक ख़ास तरह का पत्ता होता है, कनेर का पत्ता, वो लेके पिटपिटी बजाते थे, यानी कि बाजा बजाते थे। कुछ लोग गिट्टी खेलते, कुछ लोग टूटे फूटे घड़े जो होता है ना, उसको इकट्ठा करके लाते और बटोर करके उससे पिट्ठू खेलते। और जब मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालते और झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पेड़ की डालियों पर झूला डाल करके झूलते थे, बहुत ऊंचाई तक झूलते थे। ठीक है, और साथ में ऊंचे स्वर में गाना भी गाते थे, ये वाला गाना जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी अयो रे। अब आगे देखते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। ध्यान दीजिए, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। मतलब उसका हाथ काम नहीं करता था, उस बच्ची का, ईला का हाथ जो था काम ही नहीं करता था। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती,
मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो अब यहाँ पे हमने इतना समझ लिया है कि ईला एक लड़की है जिसका उम्र 26 साल है और उसके हाथ जो है वो काम नहीं करते हैं बचपन से ही, जिसके वजह से वो खेलती तो थी लेकिन हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अच्छा चलिए यहाँ बात करते हैं बच्चों, हर वो काम जो हम अपने हाथों से करते हैं उसने यानी कि ईला ने अपने पैरों से करना सीखा। जैसे दाल भात खाना, मतलब खाना तक वो पैरों से खाती थी। दूसरों के बाल बनाना हो, फर्श बुहारना मतलब फर्श को साफ करना, कपड़े धोना, सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, लिखने तक का काम पैरों से करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम करे या काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश हो रही है? कहने की ये कोशिश हो रही है कि वो अपना सारा काम वो पैरों से ही करती थी, हर तरह के काम जो हम हाथों से करते हैं। और जब वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, ठीक है, उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, यानी कि क्लास 10th। क्यों? क्योंकि वो पैर से लिखती थी और उसको एक्स्ट्रा समय तो मिला नहीं था। और क्लास 10th में एक नियम होता है बच्चों कि यदि किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है तो वो किसी और से लिखवा सकता है। मतलब आपको बोलते जाना है, यानी कि जिस आदमी का हाथ काम नहीं कर रहा वो बोलते जाएगा और जो दूसरा आदमी है वो लिखते जाएगा। लेकिन ये बात उस बेचारी को पता ही नहीं था। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। कपड़े पर जो डिज़ाइन होता है उसे काशीदाकारी कहते हैं। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसीलिए पाठ का नाम है बच्चों, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। ठीक है, मतलब ये जो काशीदाकारी जो कपड़े पे सुई में रेशम पिरोने से ले करके उसमें तरह तरह के डिज़ाइन बनाना काशीदाकारी कहलाता है। और काठियावाड़ी काशीदाकारी एक खास तरह का काशीदाकारी होता है, उसमें वो माहिर हो गई थी, मतलब बहुत एक्सपर्ट हो गई थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, मतलब एग्जीबिशन तक लगना शुरू हो गया उसके द्वारा बनाए गए ड्रेसेस का। ठीक है,
इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्री आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने बहुत तरह की टेक्निक्स यूज़ करके अपने जो काशीदाकारी था उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था, ठीक है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था। ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस पाठ में हमने एक लड़की जिसका नाम है ईला उसके बारे में पढ़ा कि वो काम जो अच्छे अच्छे लोग अपने हाथों से भी नहीं कर पाते हैं उसने अपने पैरों से करना सीखा। आज यदि मैं आपको कहूँगा कि क्या आप काशीदाकारी जानती हैं तो आप कहेंगे नहीं जानती हूँ, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन हाथों से सीखना बहुत आसान है। उस बच्ची ने यानी कि ईला ने अपने पैरों के सहारे काशीदाकारी सीखी और उस काशीदाकारी में इतनी माहिर हो गई, इतनी महारत उसने हासिल किया कि उसकी प्रदर्शनी तक लगने लग गई। लोगों ने बहुत पसंद किया उसके काशीदाकारी को। तो ये अपने में एक मिसाल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि यदि एक बार हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये हमें करना है तो कोई हमें नहीं रोक सकता। तो इस पाठ में इतना ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया तरीक़े से मैंने समझा पाया होगा इस पाठ को। तो ठीक है, फिर अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही।